Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 20A. और इसके आगे के जो सेक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे. अब सेक्शन 20A जो है ये 2018 का जो अमेंडमेंट आया था उससे इनैक्ट हुआ था एंड जो 20B एंड 20C आगे हम देखेंगे वो भी सेम अमेंडमेंट से इनैक्ट हुए थे. ओके, अब जो सेक्शन 20A है ये क्यों इनैक्ट किया गया था? इट वॉज इनैक्टेड बिकॉज काफी टाइम आप देख रहे होंगे न्यूज में भी दैट सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, ट्रेन, हाईवेज, इनमें स्टे लग रहा था कोर्ट का एंड कभी कभी तो बहुत अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे लग रहा था. ओके, सो टू प्रिवेंट दैट सेक्शन 20A इनैक्ट हुआ था. अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारा जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले हो जाते हैं, जल्दी खत्म नहीं हो पाता, इससे जो एंड नुकसान है वो पब्लिक को ही होता है बिकॉज वी आर द यूजर्स ऑफ दोज फैसिलिटीज. जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज बनाती हैं उनके यूजर्स हम ही तो हैं एंड इन पर अगर स्टे लगेगा देन बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो इसलिए हमारा सेक्शन 20A इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये बोलता है कि जो भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर इंजंक्शन नहीं लगेगा. ओके, कोर्ट जो है किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर इंजंक्शन नहीं लगाएगी एंड ये चीज का आपका पॉलिसी आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये क्यों इनैक्ट किया गया था. ओके, हमको इसमें बस यही चीज याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना. प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार इसमें से आ जाता है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, तो आपको हमेशा याद रखना है दैट सेक्शन नंबर 20A डील्स विद दैट. ओके, इसमें और कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता. अब हम आते हैं इसके सेक्शन 20B पे. ये बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स के बारे में. अब ये तो हमें पढ़ लिया है कि इंजंक्शन नहीं लग सकता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बट उनसे रिलेटेड कोई इशू आ जाता है जब कोई सरकार हाईवे बना रही है सपोज, तो काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, काफी सारे लीगल डिस्प्यूट्स आ सकते हैं. उनको सुनने के लिए 20B बोलता है दैट वी विल फॉर्म सम स्पेशल कोर्ट्स. कुछ स्पेशल कोर्ट्स हम बनाएंगे टू डील विद ऑल दोज मैटर्स. ओके, और हमको प्रीलिम्स में याद रखना है कि एस्टैब्लिश कौन करेगा. इसको हम रीड करते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ थोड़ा कंसल्ट करके ये डिटरमाइन करेगी कि कौन से सिविल कोर्ट्स जो हैं उनको हम स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे. यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिविल कोर्ट्स ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश हैं उन्हीं में से किसी सिविल कोर्ट को आप बोल दोगे कि आज से सिविल कोर्ट इज स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा के मैटर्स को सुनेगा. ओके, अब हम आते हैं इसके 20C के ऊपर. ओके, इसको हम रीड करते हैं. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, a suit filed under the provisions of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summons to defendant. तो यानी कि इस एक्ट में जितने भी हम प्रोविजंस देख रहे हैं और अगर उन प्रोविजंस के अंडर कोर्ट में केस फाइल होता है तो उसको 12 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. एंड ये 12 मंथ्स की शुरुआत कब से होगी? इट विल स्टार्ट जब डिफेंडेंट्स को सर्विस ऑफ समन्स हो जाएगा. तो जिस दिन से सर्विस ऑफ समन्स हो जाएगा डिफेंडेंट को, उस दिन से आप 12 महीने का टाइम स्टार्ट करोगे. और ये जो टाइम है इट कैन बी एक्सटेंडेड. ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है, कभी कभी हो जाता है गलती, मतलब काफी सारे केसेस होते हैं कोर्ट्स के पास, तो एक्सटेंड टाइम होना ही होता है. तो जो टाइम है ये 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है. ओके, तो क्या हमको याद रखना है इसमें? हमको ये याद रखना है इसमें that there is a provision of 12 plus 6. ओके, ये याद रखना कि मैक्सिमम 18 महीने तक हो सकता है, उससे आगे तो बिल्कुल नहीं चल सकता कोई केस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 21 पे. ये बात करता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस. ओके, अब इसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है वो फाइल हो चुका है तो ऑब्वियसली उसके साथ आप कंपनसेशन का सूट भी फाइल कर ही सकते हो. ओके, बट आपको
स्पेसिफिकली अपने प्लेंट में चीज लिखनी पड़ेगी कि मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग रहा हूँ एंड साथ में मैं कंपनसेशन भी मांग रहा हूँ, जो कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्लेम करूंगा। अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे देन आपको कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलेगी। ओके, कोर्ट ये भी कर सकता है, अगर एक बंदे ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग लिया एक सूट में और साथ में कंपनसेशन भी मांग लिया, तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा एंड कंपनसेशन अवार्ड कर देगा। तो उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि उसको कौन सी रेमेडी देनी है, बट आपको मांगनी दोनों है। अब ये क्यों लिखा गया है कि आपको दोनों के दोनों अपने प्लेट में लिखना है? ये क्यों लिखा गया है? दैट इज बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, लोग सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिख देते हैं एंड उसी के ऊपर कोर्ट फीस पे करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो अगर उनको कंपनसेशन चाहिए उसके ऊपर वो कोर्ट फीस पे करते ही नहीं है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन नंबर 21 है कि आपको कोर्ट फीस दोनों के ऊपर पे करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के प्रेयर के ऊपर भी एंड साथ में कंपनसेशन की प्रेयर के ऊपर भी आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसी चीज के लिए ये सेक्शन नंबर 21 है। इसका मैंने आपको एसेंस सारे के सारे क्लॉजेस का बता दिया, इसमें यही चीज बोली गई है। ओके, इसका प्रोवाइजो वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड any such compensation in the plaint, the court shall at any stage of proceedings allow him to amend the plaint on such terms as may be just for including a claim for compensation। तो अगर आपने केस के शुरुआत में कंपनसेशन नहीं मांगी तो आप अपनी केस के दौरान जब केस चल रहा है उस टाइम पे आप अपनी प्लेंट को अमेंड कर सकते हो। ऑर्डर 6 रूल 17 में हमने पढ़ा था सीपीसी के कि आप अपने प्लेंट को अमेंड कर सकते हो एंड अमेंड करके आप ये लिख सकते हो कि हाँ मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए एंड कंपनसेशन भी मेरे को चाहिए। अब आप मानते हैं इसके सेक्शन नंबर 22 के ऊपर। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि अगर आपको अपने सूट में पोजेशन, पार्टीशन या सेपरेट पोजेशन भी चाहिए देन यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट दिस थिंग। अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तब आपको ये जो रिलीफ्स हैं ये ग्रांट नहीं होंगे। इसको आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक। फॉर एग्जांपल ए ने एक सूट फाइल की है against B that B is not giving me the house that he has promised। A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें B ने बोला था A को कि I'll give you my house। ऑब्वियसली A ने ये भी बोला था कि मैं इसके लिए आपको ये अमाउंट दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा आपको मैं। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब B नहीं दे रहा है, अपना घर नहीं बेच रहा है A को। यहाँ पे A ने सूट फाइल कर दिया एंड उसने अपने प्लेंट में चीज लिखी है कि आई एम रेडी एंड विलिंग टू गिव 10 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन ऑफ दिस हाउस। उसको ये चीज लिखनी पड़ेगी। अगर ये नहीं लिखेगा वो तो कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो उसने सूट फाइल की है उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ओके, तो उसने ओनरशिप के लिए सूट फाइल कर दिया कि मेरे को ये घर का मालिक बनाइए। साथ में उसको एक और चीज क्लेम करनी पड़ेगी। ही विल ऑल्सो हैव टू राइट दैट आई वांट पोजेशन ऑफ दिस हाउस। ओके, वो सिर्फ ये नहीं लिख सकता कि मेरे को सिर्फ ओनरशिप चाहिए इस घर की, उसको ये भी लिखना पड़ेगा दैट आई वांट पोजेशन। अगर वो चीज नहीं लिखता है देन उसको ओनरशिप तो मिल जाएगी लेकिन पोजेशन नहीं मिलेगा। यानी कि कोर्ट की जो प्रोटेक्शन है उसको वो नहीं मिलेगी इफ ही वांट्स टू गेट द पोजीशन ऑफ द हाउस। ओके, कुछ स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। सेक्शन 22 यही बोलता है कि जो भी रिलीफ आपको क्लेम करना है आपको वो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। पार्टीशन कराना है, पोजीशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्पेसिफिकली आपको मांगना पड़ेगा। अब ये प्रोविजन क्यों है? इट इज देयर बिकॉज सरकार को चाहिए कोर्ट फीस। सरकारी खजाने में तो जाती है कोर्ट फीस। ओके, तो हर एक प्रेयर के ऊपर, हर एक रिलीफ आप जो मांग रहे हो उसके ऊपर आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, एंड अगर आपने अपने केस के शुरुआत में ये चीज नहीं मांगी तो वो शुरुआत में सिर्फ ओनरशिप ही मांगी है, पोजीशन नहीं मांगी, लेकिन बाद में आपको याद आता है कि हाँ यार मेरे को तो पोजीशन भी मांगनी है। अगर आपको बाद में ये चीज याद आती है देन एक्चुअली यू कैन अमेंड योर प्लेंट। आप अपनी प्लेंट को अमेंड कर सकते हो, जो हमने पहले भी पढ़ा था सेक्शन 21 में, एंड उसके बाद कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है टू अमेंड योर प्लेंट एंड यू कैन आस्क फॉर पोजीशन एज वेल। ओके, तो यही चीज जो है सेक्शन नंबर 22 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। सेक्शन 23 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट बी इज अ बिल्डर, ही विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर ए। वो ए के लिए घर बनाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज लिखी हुई थी दैट इफ घर जो है
वो 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बनता है तो बी को ए को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. बी विल हैव टू पे रुपीज 10 लाख रुपीज टू ए. रुपीज 2 बार बोल दिया मैंने पहले. ओके तो 10 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे. अब यहां पे जो है बी 6 महीने के अंदर अंदर घर नहीं बना पाता वो. ओके तो ए क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है. दैट बी को बोलिए कि घर जो जल्दी से जल्दी खत्म करे एंड साथ में मेरे को 10 लाख रुपए भी वो दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था. ओके अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि 10 लाख रुपए अगर आप दे दोगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बच जाओगे. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि वंस यू पे 10 लाख रुपीज देन यू डोंट हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर. ओके अगर ऐसा नहीं लिखा था तो कोर्ट जो है दोनों के दोनों रिलीफ्स ए को दिलवा सकता है. कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रिलीफ है वो भी दे देगा एंड 10 लाख रुपए भी ग्रांट कर देगा. यही सेक्शन नंबर 23 बोलता है. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि ए एंड बी अगर 6 महीने में घर नहीं बनता है तो 10 लाख रुपए दे देना एंड उसके बाद छुट्टी, उसके बाद आपको जो ये घर है उसको बनाने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट में तब आप सेक्शन 23 का जो रिलीफ है उसको नहीं ले सकते थे. तब आप सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते थे. देन यू कुड नॉट हैव फाइल्ड अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके तो यही चीज हमको समझनी है बस सेक्शन 23 में. अब हम आते हैं इसके सेक्शन 24 के ऊपर. सेक्शन 24 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपने एक सूट फाइल किया है जिसमें आपने सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी है, सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही आपने मांगी है, ओके कंपनसेशन आपने नहीं मांगा, तो उसके बाद जब उस सूट में डिक्री आ जाएगी देन आफ्टर दैट यू कैन नॉट फाइल अ सेपरेट सूट फॉर कंपनसेशन. उसी सूट में आपको मांगनी थी दोनों की दोनों चीजें एंड अगर आपने नहीं मांगी है तो एक सेपरेट सूट आप लेके नहीं आ सकते हो फॉर कंपनसेशन. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 25 के ऊपर. सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर कोई अवार्ड मिला है, ओके उस केस में आपको अगर वो इन्फोर्स कराना है या उस अवार्ड से रिलेटेड कोई भी चीज है आपको वो इन्फोर्स करानी है, देन यू विल नॉट कम टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. आप आर्बिट्रेशन एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उन्हीं को अप्लाई करोगे. ओके अगर एग्जीक्यूशन का जो प्रोविजन है आर्बिट्रेशन एक्ट में उनमें आप जाओगे, यहाँ नहीं आओगे. बट अगर आर्बिट्रेशन एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, ओके then you can come to specific relief act, otherwise you cannot come. Okay and same is the case with wills and codicils. will and codicil जो है अगर आपको उनको enforce कराना है, उनमें कोई बात बोली गई है अगर उनका आपको enforce कराना है, then you will go to the Indian Succession Act. okay या जो भी will से related acts हैं आप उनमें जाओगे and अगर वहां पे remedy नहीं है then you will come to this act. okay तो यही चीज हमारा सेक्शन नंबर 25 बोलता है. जो codicil होता है ना इज जस्ट अ काइंड ऑफ सप्लीमेंटल विल. मतलब विल में कोई चीज मिस हो गई थी देन यू कैन ड्राफ्ट अ कोडिसिल एंड वो आप विल के साथ अटैच कर दोगे. ओके अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो कि बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. अब इसका सेक्शन नंबर 26 हम उस पर आते हैं. ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. ओके अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है, दोनों ही पार्टी से कुछ मिस्टेक हो गई है. सपोज 50,000 रुपये कंसिडरेशन अमाउंट था, उसकी जगह सिर्फ 5,000 रुपीज लिखा है. ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कराना है. देन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 27. इसको करेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो. दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ओके कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, वो इस गलती को ठीक करा देगा एंड देन अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कराना है इस कॉन्ट्रैक्ट का तो वो रेक्टिफिकेशन के बाद ही होगा. ओके तो ये चीज हमको समझनी है. सबसे पहले रेक्टिफिकेशन होगी इंस्ट्रूमेंट की एंड उसके बाद ही हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का. ओके तो यही चीज सेक्शन 27 बोलता है हमें. अब ये गलती किन किन वजहों से हो सकती है? ये म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है,
या फिर फ्रॉड की है, किसी पार्टी ने फ्रॉड की है, उसके वजह से भी ये गलती आ सकती है। तो इस गलती को आप कहाँ ठीक कराओगे? इट विल कम अंडर सेक्शन नंबर 27। तो यही चीज आपको मैंने क्लॉज, जितने भी क्लॉज में बात है वो आपको मैंने बता दिया इसमें। बट यस, क्लॉज नंबर 4 अगेन, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आई विल टेल यू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट shall be granted to any party under this section unless it has been specifically claimed. Okay, obviously इसको इंट्रोड्यूस करने का जो नीड है वो क्यों है? बिकॉज रेक्टिफिकेशन अगर आपको करानी है तब आपको उसके लिए अलग से कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको स्पेसिफिकली वो चीज प्लीड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, एंड देन जो है पार्टी का ही नुकसान होगा उससे। तो यही चीज हमको समझनी है इसमें। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो कि बात करता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। वी विल फर्स्ट रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या बोलते हैं। एनी पर्सन, सेक्शन 27 में पढ़ रहा हूं, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट may sue to have it rescinded, and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases, namely where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, and where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and defendant is more likely to blame than the plaintiff। तो यानी कि ये जो दो सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवा सकते हो। I'll just give examples of these. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर सेल ऑफ हाउस। ओके, अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, उसके बाद बी जिसने घर खरीदा है उसको दिखता है कि घर में तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ये घर तो रहने लायक है ही नहीं, और ए ने इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया था बी को। ओके, यहाँ पे एक मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, दैट इज वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ये हमने एग्जाम देखा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, देन एक्चुअली आप उसको डिसाइड करवा सकते हो। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, सेक्शन 27 की एप्लीकेशन डालेगा कोर्ट में एंड बोलेगा कि कोर्ट, जो भी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको आप डिसाइड करवा दीजिए, एंड मैंने जो पैसे दिए हैं ए को वो मेरे को आप वापस दिलवा दीजिए। ओके, इसका ये इफेक्ट होगा, अगर कोर्ट इसमें एग्री कर जाता है देन ये इफेक्ट होगा इसका कि जो भी ऑब्लिगेशंस इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पार्टीज ने करी हैं वो उनका जो इफेक्ट है वो खत्म कर देंगे। ये होगा कि ए को बोला जाएगा कि आप पैसे बी के सारे वापस करो, एंड अगर बी ने भी कुछ बेनिफिट लिया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सपोज उसने 1 महीने तक उसी घर में रहता रहा वो, फिर उसके बाद वो ये एप्लीकेशन फाइल करता है, सूट फाइल करता है, तो जो भी रेंट था उस 1 महीने का वो भी बी को देना पड़ेगा टू ए। सो यही चीज हमको इसमें समझनी है। इसका बी का भी एग्जांपल लेते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल, ए और बी के बीच में सेल ऑफ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट आगे जाके बी को ये पता लगता है कि ये जो घर है ना ये इलीगल लैंड के ऊपर बनाया जा रहा है, सरकारी लैंड है वो, उसके ऊपर घर बना दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल नाउ, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को भी रिसाइंड करवा सकता है, एंड जो भी ऑब्वियसली उसने पैसे दिए थे को वो वापस बोल सकता है कि मेरे को मेरे पैसे वापस दिलवाइए। ओके, अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 के ऊपर। इसका क्लॉज 2 बोलता है कि कौन से सर्कमस्टांस हो सकते हैं जहां पे कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मे लिखा हुआ है, शैल ने लिखा है, सो कोर्ट की मर्जी है कि अगर ये ए से लेके डी तक कोई भी चीजें होती हैं देन कोर्ट कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से मना कर सकता है। कौन सी सिचुएशंस हैं ए पढ़ता है इसका, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। इसका हमको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, इन्होंने एक फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगवाया था। ओके, ये लैपटॉप चलाते रहते हैं, प्रॉपरली यूज करते हैं,
2 दिन बाद इनको पता लगता है कि लैपटॉप में कुछ खराबी है, ओके, बट उसके बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चलाते रहते हैं। 10 महीने बाद उनको लगता है कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा ही परेशान कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, कोर्ट में एप्लीकेशन डालता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था मेरे और फ्लिपकार्ट के बीच में, उसको मैं रिसाइन करवा देता हूँ। यानी कि जो लैपटॉप का कॉन्ट्रैक्ट था उसको मैं रिसाइन करवा देता हूँ, बिकॉज लैपटॉप में खराबी है। यहाँ पे ए ये वाली एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, ओके, एंड कोर्ट उसको मना कर सकता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करेंगे, बिकॉज 10 महीने बीत चुके हैं। 10 महीने के बाद आप आ रहे हो तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया, ओके, एंड कोर्ट यहाँ पे मना कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाने के लिए। बी हम देखते हैं, वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस which has taken place since the making of the contract, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made. For example, A and B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर सेल ऑफ हाउस, घर को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। घर बिक गया, सब ठीक हो गया, बी ने घर को खरीद लिया। उसके बाद 2 दिन बाद अर्थक्वेक आ जाता है एंड पूरे का पूरा घर तबाह हो जाता है। अब यहाँ पे बी जाता है कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है कि ए और जो मेरे और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको अब रिसाइन करवा दो। यहाँ पे कोर्ट मना कर सकता है, बिकॉज हम जो घर है वो तो रहा ही नहीं, घर तो रहा ही नहीं, तो ए को वापस क्या करवाओगे। यहाँ पे सब्सटैंशियली आप पार्टीज को रिस्टोर नहीं कर सकते हो। जो पहले सिचुएशन थी उस सिचुएशन में आप दोनों की दोनों पार्टीज को लेके नहीं आ सकते हो, बिकॉज घर इज डिस्ट्रॉयड नाउ, एंड दैट इज व्हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू डिसाइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब हम आते हैं सी पे, वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द subsistence of the contract acquired rights in good faith without notice and for value. For example, A and B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर सेल ऑफ हाउस, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि A ने घर C को बेच दिया, बीच में ही घर C को बेच दिया। अब आप जाते हैं, बी जाता है और बोलता है इसको कोर्ट को कि ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसको आप रिसाइन करा दीजिए, क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरे और ए के बीच में हुआ था, तो उसने सी के साथ कैसे कर लिया। यहाँ पे ए एंड सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिसाइन नहीं करवा सकते हो, कोर्ट मना कर सकता है दैट हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करेंगे, बिकॉज सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सी को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, दैट इज वाई सी इज अ बोनाफाइड परचेजर ओवर हियर एंड उसको प्रोटेक्शन मिलेगी एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कराया जाएगा। अब हम आते हैं इसके डी पे, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वही ए एंड बी के बीच में घर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब उस घर में 1 बेडरूम फ्लैट था वो, एंड किचन भी थी साथ में। ऑब्वियसली 1 बेडरूम फ्लैट जो होता है बहुत छोटा सा होता है, किचन भी ऐसी साइड में बन जाती है। अब किचन में कोई गड़बड़ी थी, ए मतलब जिसने घर खरीदा है, बी ने घर खरीदा है, वो कोर्ट में केस लेके आता है कि जो किचन की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब रिसाइन करा दीजिए। क्या वो ऐसा कर सकता है कि सिर्फ किचन की सेल को आप रिसाइन करवा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज आप कैसे पता लगाओगे कि किचन का प्राइस क्या था। आपको ये कर सकते हो कि पूरे के पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट आप रिसाइन करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक किचन, जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट हाउस, उसकी आप रिसेशन की एप्लीकेशन जाके नहीं डाल सकते हो। तो ये जो हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं क्लॉज 2 में, इनमें कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने से मना कर सकती है। नाउ सेक्शन 27 इज ओवर, and in the next class we will be starting with section number 28. Thank you so much.